Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. जैसा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है कि आज मुझे जनमंथन की इस तर्पण पत्रिका के पेज पर साहित्य और सिनेमा रूपांतरण के आयाम इस विषय पर बातचीत करनी है, अपनी बात रखनी है। मोटे तौर पर इस बातचीत के क्रम में जो प्रमुख बातें, जो प्रमुख बिंदु इस बातचीत के क्रम में मैं रखने की कोशिश करूंगा, उनमें साहित्य और सिनेमा की पारस्परिकता, माध्यम के रूप में सिनेमा की ताकत, उसकी संभावनाएं, उसकी सीमाएं, उसका वैशिष्ट्य, इन चीज़ों पर चर्चा होगी। अनिल जी नमस्कार, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। अनिल गोयल जी का स्वागत है। तो माध्यम के रूप में सिनेमा की ताकत, इसकी क्षमता, इसके वैशिष्ट्य, इसकी संभावनाएं, सीमाएं, इन तमाम चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में साहित्य और सिनेमा की पारस्परिकता पर बातचीत होगी और इसके साथ ही साहित्यिक कृतियों के सिनेमाई रूपांतरण के क्रम में जो बड़ी चुनौतियां आती हैं और उस दौरान जिन बारीकियों का विशेष ध्यान रखना होता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। अंशु, गौतम, जितेंद्र शुक्ला, आप सबका स्वागत है। तो पहले हम साहित्य और सिनेमा की पारस्परिकता पर कुछ बातचीत करते हैं। हम जानते हैं कि साहित्य विश्व के प्राचीनतम कला रूपों में से एक है, जबकि सिनेमा अपेक्षाकृत कला रूप है। आप सब जानते हैं कि 100 वर्ष से भी कुछ थोड़ा ही अधिक समय हुआ है इसको अभी। तो साहित्य प्राचीनतम कला रूपों में से एक है और सिनेमा नवीनतम कला रूप है, किंतु इन दोनों कला रूपों ने एक दूसरे को काफी हद तक प्रभावित किया है। विश्व साहित्य के आधार पर अनेकानेक उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण किया जा चुका है और एक हद तक, कुछ हद तक हिंदी साहित्य और हिंदी सिनेमा के संदर्भ में भी यह बात कही जा सकती है। दरअसल साहित्य और सिनेमा के बीच परस्पर संबंध और संवाद मूक फिल्मों के प्रारंभ से ही कायम होने लगा था। सिनेमा के इस शैशव काल में ही D.W. ग्रिफिथ, जिनका सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने 1915 में टॉमस डिक्सन के उपन्यास द क्लैंसमैन पर आधारित एक महत्वपूर्ण फिल्म बनाई थी, बर्थ ऑफ अ नेशन। सिनेमा के इतिहास में इस उत्कृष्ट फिल्म का महत्वपूर्ण स्थान है, खास स्थान है। आज जब हम साहित्य के सिनेमाई रूपांतरण पर बात कर रहे हैं तो इसको याद करना जरूरी हो जाता है। हमें यह जानना है कि माध्यम के रूप में साहित्य और सिनेमा की भिन्नता और विशिष्टता, इसको अगर समझना है तो इसको समझने के लिए लेखन और दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उसके रूपांतरण के विशिष्ट संबंधों की पड़ताल आवश्यक है। लेखन में शब्द ही एकमात्र साधन है। लेखन में हमें जो कुछ कहना होता है हम शब्दों के जरिए कहते हैं, शब्दों के माध्यम से कहते हैं। यहां तक कि शब्द और अर्थ के पार जाने के लिए भी हम शब्द ही, उसी का सहारा लेते हैं। वही माध्यम है, वही साधन है। दूसरी ओर सिनेमा एक ऐसी कला है जिसमें संगीत, चित्र, ध्वनि, शब्द, संकेत, ऐसे तमाम साधनों का संयोजन किया जाता है। यह एक संयोजित प्रयोग है और ऐसे में तमाम रूपंकर कलाओं के संयोजन से यह फिल्म हमारे सामने आती है। यही कारण है कि साहित्य से फिल्म अलग है। माध्यम के रूप में फिल्म साहित्य से अलग है, इतर है, भिन्न है, विशिष्ट है और यह विशिष्टता ही उसे यथार्थ और स्वप्न रचने के जो साधन उपकरण उपलब्ध कराता है, वह साहित्यिक कृतियों को सुलभ नहीं है। सिनेमा को यह विशिष्ट साधन उपकरण उपलब्ध है कि वह इन तमाम कला रूपों का सुंदर संयोजन कर
उसे बेहतर प्रभावशाली ढंग से सामने रख सकता है और उसका व्यक्ति के मानस पटल पर दीर्घकालिक प्रभाव भी होता है। यह भी एक तथ्य है कि किन्हीं पूर्वाग्रहों के कारण या साहित्य शास्त्र की बंधी बंधाई परिपाटी के कारण सिनेमा को काफी देर से अकादमिक जगत में, अकादमिक क्षेत्र में पहचान और प्रतिष्ठा मिली या मिलनी शुरू हुई, किंतु आज की जो वास्तविकता है उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में आज फिल्मों ने अपना निजी सांस्कृतिक परिवेश धारण कर लिया है और इस परिवेश में साहित्य एवं कला के विभिन्न अलंकारों की जगमगाहट लक्षित होती हुई स्पष्ट देखी जा सकती है। दूसरा एक पहलू यह भी है कि हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो फिल्मों को या सिनेमा को फील गुड का माध्यम मानता है। इस दृष्टिकोण के चलते कुछ तकनीकी बाधा आ गई थी। एक पहलू यह भी है कि हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो फिल्मों को या सिनेमा को फील गुड का माध्यम मानता है और इस दृष्टिकोण के चलते यथार्थ को रंगीन बनाया जाता है ताकि वह व्यक्ति को तनाव मुक्त करे। प्रभांशु मुनीस, आप सबका स्वागत है। तो मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो सिनेमा को फील गुड का एक माध्यम मानता है और उसे रंगीन बनाने की कोशिश की जाती है, यथार्थ को रंगीन बनाकर पेश और प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों को तनाव मुक्त करे। लेकिन ऐसा करने में सिनेमा का रंजनकारी उद्देश्य भले ही सत्ता हुआ दिखाई देता हो, किंतु उसका सामाजिक उद्देश्य नहीं सकता। बहरहाल जो भी हो, आज जबकि अनेक साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाई जा चुकी हैं, तो यह सहज ही हम लोगों के ध्यान में आता है कि सिनेमा के सहयोग से साहित्य को भी लोकप्रिय बनाया जा सकता है और बना है। कितनी ही साहित्यिक कृतियां फिल्मीकरण के बाद लोकप्रियता के आकाश को छू चुकी हैं। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस आप सबने देखी होगी, फिल्मीकरण के बाद वह कई संस्करणों में बिका। यही बात भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा के लिए कही जा सकती है। देवदास आदि ऐसी बहुत सारी रचनाएं, ऐसा बहुत सारा साहित्य है जिसका जब सिनेमाई रूपांतरण हुआ तो वह लोगों के बीच पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गया और इस तरह से साहित्य और सिनेमा की पारस्परिकता को समझा जा सकता। अलका जी जुड़ गई हैं, अलका सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगा कि उन्होंने इस लाइव कार्यक्रम से जुड़कर हमारा उत्साहवर्धन किया। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारी साहित्यिक कृतियों का सिनेमाई रूपांतरण हुआ तो उसकी लोकप्रियता बढ़ी। तमस, चित्रलेखा, देवदास ऐसी बहुत सारी रचनाओं को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अनेक उपन्यासों, कहानियों, नाटकों, संस्मरणों पर ऐसी फिल्में बनी जो साहित्य से सिनेमा के गहरे रिश्ते को रेखांकित करती है। अब यदि हम सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो जो पहली चीज हमारे ध्यान में आती है वह यह कि साहित्य की तुलना में सिनेमा एक नया माध्यम है जिसकी पहले भी चर्चा हुई, और एक विधा के रूप में तो फिल्मों का इतिहास और भी नया है। लेकिन इसके बावजूद इसके आरंभ से ही फिल्मों में मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई सूचित करेंगे जरा। इसके बावजूद इसके आरंभ से ही फिल्मों में रचनात्मक प्रयोग और कलात्मक उत्कर्षता की कोशिशों को देखा जा सकता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस तमाम देशों में 20वीं सदी के शुरुआती 2-3 दशकों कई फिल्में ऐसी बनी जिन्होंने फिल्म को एक कला विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके साथ साथ सिनेमा ने साहित्य की तरह अपने समय और समाज के सवालों को भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यही बात भारत पर भी लागू होती है। भारत के संदर्भ में भी यही बात कही जा सकती है। दादा साहब फाल्के ने जब अपनी पहली फिल्म बनाई थी तब उन्होंने पौराणिक कथानक उठाया था। यह सही है कि आरंभिक दौर में बनने वाली फिल्मों के बीच ही, मूक फिल्मों के युग से ही
सामाजिक सौदेश्यता से प्रेरित फिल्मों का निर्माण होने लगा था, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी स्थितियों को आत्मसात करते हुए सिनेमा आगे बढ़ते हुए 20वीं सदी में सबसे सशक्त रचनात्मक माध्यम बनकर उभरा। उसकी पहुंच और व्याप को देखते हुए आज हम सिनेमा को मास स्केल वाली कला कह सकते हैं और कहते हैं। सिनेमा ने कला व रचना के अनेक रूपों को एक ही धरातल पर एकत्रित करने का महान कार्य किया, और वह इसलिए कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सिनेमा विविध कला रूपों का संगम है। इसमें अनेक कला रूपों का सुंदर संयोजन किया जाता है और उसके फलस्वरूप सिनेमा साहित्य से इतर है, भिन्न है, विशिष्ट है। सिनेमा अपने कलागत वैशिष्ट्य के चलते विशेष महत्व लिए हुए है, और इस संबंध में सुप्रसिद्ध फिल्मकार, ख्याति प्राप्त निर्देशक सत्यजीत राय के अनुसार उन्होंने कहा है कि सिनेमा साधन है चरित्र या स्थिति के विकास की सच्ची अभिव्यक्ति का। सिनेमा साधन है चरित्र या स्थिति के विकास की सच्ची अभिव्यक्ति का। छायांकन की बारीकियों और गहराई में, भावना की प्रखरता में, साधनों के सीधे सीधे सही और सशक्त उपयोग में सिनेमा की समानता कोई और कला नहीं कर सकती। ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो सिनेमा की ताकत को, सिनेमा की क्षमता को, उसके वैशिष्ट्य को हमारे सामने लाने का काम करता है। साहित्य और सिनेमा की पारस्परिकता और साहित्यिक कृतियों के आधार पर बनने वाली फिल्मों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम साहित्य और सिनेमा के संबंध को देखें तो एक रोचक परिदृश्य उभर कर सामने आता है। विश्व की दूसरी भाषाओं की भांति ही हिंदी साहित्य की कई प्रमुख कृतियों पर फिल्में बनाई गई हैं। इसके साथ ही दुनिया की दूसरी भाषाओं की भांति ही हिंदी में भी सिनेमा पर आधारित अनेकानेक पत्रिकाओं के प्रकाशन की विशिष्ट परंपरा रही है। स्वतंत्रता पूर्व चौथे दशक में बड़े स्टूडियोज ने हिंदी साहित्य और दूसरी अनेक भारतीय भाषाओं के कथा साहित्य को अपनी विभिन्न फिल्मों का आधार बनाया। विशेष रूप से कलकत्ता के लब्ध प्रतिष्ठित स्टूडियो, आप सब जानते हैं, न्यू थिएटर्स इसमें अग्रणी रहा। न्यू थिएटर्स की छवि वैसे भी गंभीर और कलात्मक फिल्में बनाने की रही है, अतः उनका अपनी फिल्मों के विषय वस्तु के लिए किसी साहित्यिक रचना की ओर झुकना कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी, स्वाभाविक ही था। किंतु यह स्वर्णिम युग बहुत दिनों तक नहीं चला। नव सिनेमा आंदोलन के प्रारंभ होने से बड़े पैमाने पर, आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में नव सिनेमा आंदोलन, फ्रेंच वेव के आने के बाद दुनिया भर में नव सिनेमा आंदोलन का जो उभार होता है, तो नव सिनेमा आंदोलन के प्रारंभ होने से बड़े सिनेमाई रूपांतरण का प्रयास प्रारंभ हुआ। इस दौर में हिंदी कथा साहित्य के आधार पर कई फिल्मों का निर्माण हुआ, परंतु नव सिनेमा आंदोलन के विकास और समापन के साथ ही स्थिति पहले की भांति ही चिंताजनक रही, और हिंदी कथा साहित्य के आधार पर बनने वाली फिल्मों की गति में नव सिनेमा आंदोलन के समापन के साथ ही एक ऐतिहासिक ठहराव आ गया हुआ दिखाई देता है। हिंदी सिनेमा में नव सिनेमा आंदोलन के आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इसका आकलन करते हुए इसके असमय निष्प्राण हो जाने के बहुत सारे कारण हमारे ध्यान में आता है। एक बात और कि पिछले 1-2 दशकों में इस प्रकार की अनेक प्रभावशाली फिल्में बनाई गई हैं जो नव सिनेमा आंदोलन से प्रभावित रही हैं और काफ़ी चर्चित भी रही हैं। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन उसकी यहाँ चर्चा अपेक्षित नहीं है। लगातार मैं देख रहा हूँ अनिल जी, विनीता काम्बरी जी, अलका सिन्हा जी, सब लोग अपनी राय दे रहे हैं। जरूर उसको मैं देखूंगा और उस पर बाद में प्रतिक्रिया भी दे सकूंगा। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य पर सिनेमा निर्माण के प्रति एक विशेष उदासीनता का भाव रहा है। अधिकांश निर्माता निर्देशक
व्यावसायिक दबाव और फिल्मों की असफलता के डर से कथा साहित्य को आधार बनाकर गंभीर फिल्म बनाने से बचते रहे। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, सारा आकाश, रजनीगंधा, आंधी, तमस, न जाने ऐसी बहुत सारी फिल्में, ऐसी कई फिल्में बनी जिसको अच्छी सफलता मिली। परंतु इन फिल्मों को अपवाद रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि इन सफलताओं के बावजूद ऐसा देखा गया कि फिल्मकारों ने इस दिशा में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया और कोई गंभीर कोशिश होती हुई नहीं दिखाई देती है, जिससे फिल्मों, साहित्यिक कृतियों के आधार पर फिल्मों के निर्माण के वातावरण को सही और नई दिशा मिल सके, उसे गति मिल सके। दरअसल साहित्य और सिनेमा की विधागत भिन्नताओं के चलते इन दोनों के बीच, साहित्य और सिनेमा के बीच एक जटिल संबंध है। साहित्यिक कृतियों के सिनेमाई रूपांतरण की परंपरा के मध्य इन दोनों के बीच परस्पर संवाद के साथ साथ एक विशिष्ट प्रकार का, एक विशेष प्रकार का मनमुटाव भी है। और वह यह कि व्यावसायिक दबाव के चलते जहां फिल्मकार अक्सर इससे दूरी बनाए रखते हैं, वहीं इस क्षेत्र में हाथ आजमाने वाले फिल्मकार भी अक्सर कथा में परिवर्तन आदि की व्यापक छूट लेना चाहते हैं। और ऐसे में कृति के पात्र आदि के संदर्भ में व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले से मौजूद जो बिंब होता है, जो एक छवि होती है, फिल्म के पात्र आदि से जो उसका सहज सामंजस्य होता है, और वह संबंध जब उस फिल्म में नहीं बन पाता है, तो ऐसी स्थिति में दर्शक कृति की अपेक्षा फिल्म में हुई नकारात्मक क्षति के आधार पर, जो कथा के साथ, उसके मूल संवेदनात्मक उद्देश्यों के साथ, उसकी आत्मा के साथ, उसके चरित्र के साथ जो परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन का जो नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है कि उसके मस्तिष्क में पहले से मौजूद बिंब से वह मेल नहीं खा रहा होता है, इस नकारात्मक क्षति के आधार पर फिल्मकारों की दर्शक तीव्र आलोचना करते हैं, और ऐसी स्थिति में फिल्म की सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। तो दर्शक और फिल्मकार के माध्यम से होते हुए अक्सर साहित्य और सिनेमा के बीच एक विशिष्ट प्रकार का तनाव और मनमुटाव पैदा हो जाता है, जिसके संबंध में विनोद दास जी अपनी किताब में लिखते हैं कि फिल्म और साहित्य के बीच संवाद एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इन दोनों के बीच स्वस्थ संवाद को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वे एक दूसरे की सृजनात्मक संभावनाओं को समझकर उनका सम्मान करें, और भिन्न माध्यमों के कारण उनके बीच आने वाले मनमुटावों को कम करके फिल्म की स्वायत्तता को बनाए रखने में सहयोग करें। कुल मिलाकर वो इसमें साहित्य और सिनेमा के बीच सामंजस्य की बात करते हैं, क्योंकि माध्यम की भिन्नता के चलते परिवर्तन तो स्वाभाविक है, लेकिन परिवर्तन अगर इस कदर हो जाए, इस तरह से हो जाए कि वह मूल कृति की आत्मा की ही रक्षा न कर सके, और पाठक के मस्तिष्क में पहले से मौजूद जो बिंब है वह उससे मेल न खाए, तो समस्या, नए प्रकार की समस्या पैदा होती है। तो इसलिए उन्होंने सामंजस्य की बात की। वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि साहित्यिक कृतियों के सिनेमाई रूपांतरण कोई नई बात नहीं है। सबाक फिल्मों के आरंभ से ही इसका रूपांतरण प्रारंभ हो गया था। शेक्सपियर, दोस्तोयेवस्की, गोर्की, टॉल्स्टॉय, चेखव आदि कई महान लेखकों की कृतियों पर दुनिया भर में फिल्में बनाई गई। भारत में भी रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, शरतचंद्र, प्रेमचंद, रेणु साहनी, मोहन डाकेश, धर्मवीर भारती, आर.के. नारायण, मन्नू भंडारी, ऐसे बहुत, कमलेश्वर, ऐसे बहुत सारे, रेणु, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनकी रचनाओं पर फिल्में बनाई गई। और कुछ फिल्मकारों ने, निर्देशकों ने विशेष तौर पर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे सत्यजीत राय, विमल राय, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, बासु चटर्जी, ऐसे प्रख्यात फिल्मकार रहे हैं जिसने फिल्म निर्माण के लिए प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों को चुना और अनेक बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। निश्चित तौर पर उसमें कई फिल्में विफल भी रहीं, लेकिन अक्सर बेहतरीन प्रयास हुए हैं कई फिल्मकारों के जरिए। बावजूद इसके इस क्षेत्र में एक कमी दिखाई देती है कि जिस प्रकार का प्रयास, जिस गति से, जिस योजना से, जिस ढंग से इस दिशा में काम होना चाहिए, उस दिशा में नहीं हुआ।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ फिल्मकारों ने तो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में बनाई। सत्यजीत रे को आप जानते ही हैं कि उनको तो पहली ही फिल्म पाथेर पंचाली ने ही विश्व स्तर का फिल्मकार बना दिया था। उन्होंने बाद में रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद जैसे महान लेखकों की रचनाओं को भी आधार बनाकर फिल्में बनाई। हिंदी में बनाई उनकी दोनों फिल्में, हिंदी में 2 फिल्म बनाई सत्यजीत रे ने, और दोनों फिल्म, यह संयोग नहीं है, अब गौर कीजिए, यह काबिले गौर है कि सत्यजीत रे की हिंदी में बनी दोनों फिल्में प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थी। पहला शतरंज के खिलाड़ी और दूसरा सदगति। इन 2 कहानियों पर आधारित उनकी फिल्में काफी चर्चित रही। इसके अतिरिक्त दूसरे फिल्मकारों ने प्रेमचंद की सेवा सदन, गोदान, गबन, 2 बैलों की कथा जैसी साहित्यिक कृतियों पर भी फिल्में बनाई है। लेकिन सवाल यह है कि महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या श्रेष्ठ फिल्म निर्माण साहित्यिक कृतियों पर निर्भर है? वस्तुतः ये दोनों माध्यम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाना अतिरिक्त सावधानी और साहस का काम है। यह कोई सामान्य फिल्म बनाने जैसी बात नहीं है। साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाना अत्यधिक सावधानी का काम है, साहस का काम है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि साहित्यिक रचना पर जब आप कोई फिल्म बना रहे होते हैं तो सामान्यतः व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले से मौजूद बिंब, अगर उससे आपकी फिल्मों के दृश्य मेल नहीं खाता है तो फिर एक नकारात्मक क्षति का भाव पैदा होता है कि नहीं, जो कहानी में कही गई वह बात फिल्म में नहीं है, और ऐसे में फिल्म के असफल होने की संभावना सामान्य फिल्मों से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इस संबंध में विशाल भारद्वाज ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि समझदार निर्देशक को साहित्यिक कृति से यूं तो बहुत मदद मिलती है, लेकिन कोई कृति के कंटेंट को नहीं समझ पाए तो फिर उस फिल्म को हैंडल कर पाना बेहद कठिन हो जाता है। तो अभिप्राय यह हुआ कि फिल्मकार सामान्यतः जो फिल्म बनाते हैं उनको फिल्म माध्यम की बारीकियों की जानकारी तो होती है, लेकिन जब आप साहित्यिक रचना पर फिल्म बनाने जा रहे हैं तो आपको साहित्यिक संवेदनाओं से सुपरिचित होना भी जरूरी है। यदि वह साहित्यिक संवेदनाओं से सुपरिचित नहीं है तो वह उस रचना की आत्मा को नहीं पकड़ पाएगा, उसके मूल संवेदनात्मक उद्देश्य को नहीं पकड़ पाएगा, उस मर्म तक नहीं पहुंच पाएगा, और फिर कुशल से कुशल फिल्मकार भी उसका सही रूपांतरण नहीं कर पाएगा, उसमें सक्षम नहीं होगा। दरअसल साहित्यिक कृतियों और सिनेमा के संबंध पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि पढ़ने, लिखने और सुनने के भेद से कला के आस्वाद में अंतर आ जाता है। साहित्यिक कृतियों में किसी बिंब को या संवाद को पढ़ना और बिंब को कथा प्रवाह के साथ दृश्य रूप में देखना दोनों अलग अलग प्रकार का अनुभव है, बिल्कुल अलग अनुभव है। फिल्म में प्रायः बिंब किसी संगीत के अंश से जुड़ जाता है और ऐसे में उसका आस्वाद और तरह से संभव हो पाता है। तो एक ही संरचना माध्यमों के भेद से एक ही कृति, एक ही रचना को अगर अलग संरचनाओं में, एक ही संरचना है उसकी लेकिन अलग माध्यमों से अगर हम देखते हैं तो माध्यम की भिन्नता के चलते उसका अलग अलग प्रभाव पैदा होता है। यही बात साहित्य और सिनेमा के संदर्भ में होता है कि जब वही रचना आप शब्दों के जरिए पढ़ रहे होते हैं साहित्यिक कृति के रूप में, तब जो उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, और वही रचना जब आप फिल्म में देख रहे होते हैं, फिल्म माध्यम में देख रहे होते हैं, तो जो प्रभाव होता है तो उसमें व्यापक अंतर होता है। हालांकि सभी अच्छी साहित्यिक कृतियां अपने भीतर फिल्म की संभावनाओं को समेटे हुए होती है, और इस संदर्भ में फणीश्वरनाथ रेणु ने कहा था एक बार कि हर अच्छी साहित्यिक कृति अपने आप में एक फिल्म होती है, फिल्म की सभी संभावनाएं लिए हुए। होता यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दृष्टि संपन्न साहित्यिक संवेदना से सुपरिचित फिल्मकार किसी कहानी या अन्य विधा की कृति को प्रस्तुति के लिए चुनता है, फिर वह अपनी दृष्टि के अनुसार उन संभावनाओं को मूर्त करने में भी सफल हो जाता है, जबकि दूसरी ओर जहां व्यावसायिक आग्रह से ही रचना फिल्मांकन के लिए चुनी जाती है, जहां साहित्यिक संवेदनाएं, उसमें मौजूद सिनेमाई मूल्य की जगह
व्यवसाय को प्रमुख माना जाता है, व्यवसायिकता के आधार पर फिल्म का चुनाव किया जाता है, तो वहां हर तरह से रचना की मूल संवेदना को क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब किसी साहित्यिक कृति पर फिल्म बनाने की कोई फिल्मकार सोचे तो वह उसकी मूल संवेदनाओं को पकड़े और उस आधार पर निर्णय करे कि उसमें मौजूद सिनेमाई मूल्य के आधार पर वह उस फिल्म का निर्माण करना चाहता है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो बहुत अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग, प्रवीण भैया, नीरज भैया और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। तो रेणु के इस कथन के संदर्भ में अगर हम देखें तो रेणु की कहानी जो तीसरी कसम पर फिल्म बनी, आप सब जानते हैं, आंचलिकता की पृष्ठभूमि लिए हुए थी, और जब वह आम लोगों के लिए बनी, उस पर फिल्म बनी, तो आम लोगों के बीच वह सहज ही संप्रेष्य हो उठी। उसमें गीतों ने अतिरिक्त ऊर्जा का समावेश कर दिया और उसकी व्यापकता को सुनिश्चित कर दिया। अभिनय, संगीत, दृश्यांकन, इन सब ने मिलकर इस कहानी का कायाकल्प कर दिया जब वह फिल्म के रूप में हमारे सामने आती है। कहानी में अनेक ऐसे मार्मिक स्थल, जैसे कि स्टेशन पर हीरामन, हीराबाई का विक्षोभ आदि, ऐसी अनेक दृश्य भारतीय समाज के स्मृति पटल पर उस फिल्म के माध्यम से सदा के लिए, हमेशा के लिए अंकित हो गए। यह छोटी बात नहीं थी, यह बड़ी बात थी। तो साहित्य और सिनेमा की पारस्परिकता के संदर्भ में जो प्रमुख बातें मैंने कही वह यही कि माध्यम की भिन्नता के चलते रूपांतरण के क्रम में उसमें परिवर्तन करना होता है, और माध्यम की भिन्नता के चलते जो आस्वाद में अंतर आ जाता है उससे निश्चित तौर पर पाठकों और दर्शकों की रुचि परिष्कृत या विकृत होने की संभावना रहती है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि जो फिल्मकार है वह उस कृति की, उस रचना की मूल संवेदनात्मक उद्देश्यों को पकड़ने में किस हद तक सफल हुआ और उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट उसका किया गया उस फिल्म में। अब मैं रूपांतरण के क्रम में आने वाली कुछ समस्याओं की ओर, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है तो उस कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जब हम किसी रचना पर फिल्म के रूप में उसका रूपांतरण करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक कृतियों के फिल्मांतरण में यह मूल प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या साहित्यिक रचना पर उसी स्तर की और उनके अर्थ को यथावत संप्रेषित करने वाली फिल्में बनाई जा सकती है? क्या किसी श्रेष्ठ साहित्यिक रचना पर फिल्म या धारावाहिक का निर्माण उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप है? इन बिंदुओं के आलोक में यदि साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्मों को लेकर काफी बहस और विवादों से उपजे निष्कर्ष को देखें तो हम साहित्यिक कृतियों के रूपांतरण के क्रम में होने वाली समस्याओं से परिचित हो सकेंगे। प्रेमचंद के रहते ही प्रेमचंद की रचना सेवा सदन पर फिल्म बनी, उसको लेकर खुद प्रेमचंद काफी असंतुष्ट रहे। हालांकि बाद में दो बैलों की कथा पर जो फिल्म बनी हीरा मोती, जरूर वह बहुत हद तक अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रही, और ऐसी दूसरी फिल्में भी बनी जैसे कि सदगति, गबन, इन सारी फिल्मों में बहुत हद तक रचना की आत्मा को पकड़ने की क्षमता थी और वह संप्रेषित हुआ उस अर्थ में। किंतु प्रेमचंद की अन्य साहित्यिक रचनाओं पर जो फिल्में बनी उस पर भी विवाद काफी रहा। यहाँ तक कि सत्यजीत रे ने जो शतरंज के खिलाड़ी फिल्म बनाई उसकी भी कटु आलोचना की गई, क्योंकि सत्यजीत रे ने वहां व्यापक छूट ली थी और उन्होंने उसमें किए गए परिवर्तनों के एक एक कारण भी गिनाए हैं कि किस लिए वह परिवर्तन किया गया है। बावजूद इसके उनको काफी आलोचना झेलनी पड़ी, और कई लोग तो यह कहते हैं कि जब बाद में उन्होंने सदगति बनाई तो उस आलोचना का ही प्रभाव था कि उन्होंने सदगति में बहुत ज्यादा छूट नहीं ली, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। हालांकि सत्यजीत रे यह संकेत देते हैं या बताते हैं कि सदगति में परिवर्तन न करना और शतरंज के खिलाड़ी में परिवर्तन करना, इन दोनों के अपने कारण थे और ऐसा उस कहानी की अपनी विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण हुआ। बावजूद इसके हम देखते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी में सत्यजीत रे ने जो परिवर्तन किया उसको लेकर आलोचना हुई। शुरू में ही आप देखें जब फिल्म की, तो कहानी में जो दृश्य वहां दरबार का या दूसरा वाजिद अली शाह के दरबार की रचना की, वो उनके अपने शोध का परिणाम था, कहीं कहानी में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन फिल्म बनाने के लिए आपको एक दृश्य खड़ा करना पड़ता है,
प्रेमचंद के लिए बहुत आसान है कि 2-4 शब्दों में वह उसके वाजिद अली शाह के दरबार के वैभव का वर्णन कर दे, लेकिन उसके वैभव को दिखाना है तो फिर नर्तकियां भी होंगी, फिर उस नवाब के ऐशो आराम को भी दिखाना होगा, उसकी रुचियों को भी दिखाना होगा, तो इसलिए उन्होंने उसमें व्यापक परिवर्तन किया। लेकिन इसका अंत जिस प्रकार से बदला गया उसको लेकर ज्यादा आलोचना हुई और ऐसा लगा कि इसमें वाजिद अली शाह के साथ सहानुभूति दिखाई गई है और यह प्रेमचंद की कहानी रही ही नहीं, यह कोई अलग ही कहानी है। प्रेमचंद की कहानी तो अनकही रह गई, इसमें कुछ अलग ही बात दिखाई गई है। आपने जैसा कि देखा होगा कि अंत में छत विक्षत होने के बाद फिर से वो दोनों नवाब खड़े होकर नई बाजी के लिए फिल्म में तैयार दिखते हैं, जबकि प्रेमचंद की कहानी में ऐसा नहीं है। वो गोली चलाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण में परिवर्तन के चलते वो जो परिवर्तन हुआ उसके लिए सत्यजीत रे को आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन सदगति में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखता है और ऐसा माना गया कि आलोचकों ने कहा कि सत्यजीत रे ने सदगति बनाते समय स्वतंत्रता नहीं ली और उन्होंने रचना के साथ ज़्यादा न्याय किया, ज़्यादा उसके साथ अच्छे से उसको ट्रीट किया और अच्छे से फिल्म बनाई। इसके लिए उनको बहुत प्रशंसा भी मिली। बहरहाल तो साहित्यिक रचनाओं के सिनेमाई रूपांतरण में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यह कि फिल्मकार रचना में दिए गए ब्यौरों को, डिटेल्स को, विवरणों को तो बड़ी आसानी से, उसकी भौतिक स्थितियों को तो बड़ी आसानी से प्रभावशाली ढंग से फिल्मा सकता है, परंतु वह भाव और विचार स्थितियों के आंतरिक डिटेल्स को व्यक्त करने में लगभग असंभव है। फिल्म के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी चरित्र के आंतरिक भाव और स्थितियों को, आंतरिक डिटेल्स को इस प्रकार से सामने ला दे जिस प्रकार से साहित्य कुछ शब्दों के जरिए सामने ला सकता है। और इसीलिए मनोवैज्ञानिक रचनाओं के रूपांतरण को ज्यादा कठिन माना गया है फिल्म की दृष्टि से। आंतरिक भावनाओं को सामने लाना, उसको रूपांतरित करना, उसको दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे रचना के शिल्प से इस रूप में अंतर्ग्रंथित होते हैं कि वे विशिष्ट रूप में आकर ही अर्थवान बनते हैं और उसी रूप में वह पाठक को आनंद भी देते हैं। जो कृति इस दूसरे पक्ष पर ज्यादा बल देती है, अभिप्राय यह है कि जिस रचना में उस आंतरिक भाव को भी ज्यादा खुलकर, ज्यादा शब्दों के जरिए, ज्यादा विवरण के साथ सामने रखा गया है, उसको भी फिल्माने में, अगर मनोवैज्ञानिक, उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को फिल्माने में बड़े बड़े फिल्मकारों को भी मुश्किल रही है और इसीलिए मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित बहुत कम ही फिल्म बन पाई। तो कुल मिलाकर जो प्रमुख कठिनाइयां हैं, मैं उन कठिनाइयों का जिक्र कर रहा था कि जब हम रूपांतरित करते हैं तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो पहली समस्या है वह यही है कि कृति की आत्मा, या यूं कहें कि उसके मूल संवेदनात्मक उद्देश्यों की रक्षा, यह बेहद जरूरी है क्योंकि दूसरी तमाम समस्याएं भी इससे संबद्ध हैं, इससे हटकर नहीं है, इससे अलग नहीं है। और यही कारण है कि मूल कृति के आधार पर पटकथा लेखन की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। फिर व्यावसायिकता का दबाव, कृति में चित्रित देश काल एवं वातावरण के प्रस्तुतीकरण की समस्या, संप्रेषण की समस्या, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसका सामना फिल्मकार को साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाते समय करना पड़ता है और उन समस्याओं से पार पाए बिना एक बेहतरीन फिल्म का निर्माण आप नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह है कि किसी भी कृति के सिनेमाई रूपांतरण के समय जो यह कृति की आत्मा की रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता है, कृति के संवेदनात्मक उद्देश्यों के साथ किस प्रकार से ट्रीट किया गया है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। अब आत्मा की रक्षा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कहानी या उपन्यास की कथा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही न किया जाए, क्योंकि कला माध्यम की भिन्नता के चलते परिवर्तन तो स्वाभाविक है, परिवर्तन तो होना ही। तो फिल्मांतरण के लिए फिल्मकारों के द्वारा कृति के साथ बरती जाने वाली छूट और उसमें किए जाने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में यूं तो अनेक समीक्षकों ने अनेक बातें कही हैं कि उसमें छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन
लीलाधर मांडलोई जी का यह विचार काबिले गौर है, इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, जो उन्होंने सत्यजीत रे के संदर्भ में ही कही है, शतरंज के खिलाड़ी के संदर्भ में ही, कि सत्यजीत राय को शतरंज के खिलाड़ी की मूल कथा को अपने कालबोध और दृष्टि से पुनर्सृजित करने का हक मिलना ही चाहिए। फिल्म माध्यम में कथा को रूपांतरित करने के लिए उन तमाम तकाजों और जरूरतों की छूट देना ही जरूरी है जिसकी अपेक्षा एक निर्देशक करता है। एक दर्शक या समीक्षक का सरोकार यह होना चाहिए कि वह कृति फिल्म के मानदंडों पर कितनी खरी या खोटी है। सिर्फ साहित्य को केंद्र में रखकर बात आधी अधूरी होगी, क्योंकि समीक्षा पूरी फिल्म की है, न सिर्फ कहानी की। यह भी गौरतलब है कि एक निर्देशक ने कहानी की आत्मा को ठीक से पकड़ा या नहीं। यदि आत्मा सुरक्षित है तो निर्देशक की फिल्म संरचना में ली गई तमाम छूटें स्वीकार होनी चाहिए। अब यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि लेखक को कितनी छूट मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर यह जो मांडलोई जी का विचार है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि छूट मिलनी चाहिए अगर आत्मा को वह सुरक्षित रख पाया है तो। लेकिन अब यह आत्मा सुरक्षित है या नहीं, यह भी इतना सरल नहीं है जितनी सरलता के साथ कहा गया है। यह बहुत ही जटिल है कि किसी कृति की आत्मा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी फिल्म बनी है जो दर्शकों को अच्छी लगी और फिर कृतिकार ने स्वयं कहा कि नहीं, इसमें तो हमारी कहानी के साथ इतना परिवर्तन कर दिया गया है कि यह मेरी कहानी ही नहीं रही। लेकिन वह छूट देने की बात को मानते हैं, उसकी वकालत करते हैं। और अधिकांश फिल्म से जुड़े लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि जब फिल्म बनानी होगी तो फिल्म बनाने के क्रम में थोड़ी बहुत छूट लेनी होगी, लेकिन सवाल यही है कि उसकी हद क्या हो। तो इसका कोई हद निर्धारित नहीं है, और जब किसी चीज का हद निर्धारित नहीं होता है तो छूट बेहद ले ली जाती है, और यह बेहद छूट ही उस रचना के रूपांतरण के दौरान उसकी विफलता का कारण बनता है। अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या सिनेमा का निर्देशक एक साहित्यकार की मूल भावना को अथवा उन संवेदनाओं, सूक्ष्म तत्वों को पकड़ सकता है जो किसी भी साहित्यिक कृति को स्थापित करती है? सीधे रूप में कहें तो क्या एक निर्देशक उसकी मनोदशा में उस कृति का फिल्मांकन उतनी ही सृजनात्मकता के साथ किया जा सकता है जिस स्थिति में वह लिखी गई होती है? तो सीधा इसका उत्तर है नहीं, यह संभव नहीं है। यही कारण है कि जब हम कृति की आत्मा या कृतिकार के संवेदनात्मक उद्देश्यों की रक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि फिल्म हूबहू कहानी की नकल हो, उसका प्रतिरूप हो, उसका मॉडल हो, बल्कि माध्यम की भिन्नता के चलते उसमें परिवर्तन तो अवश्यंभावी है ही, लेकिन उन परिवर्तनों की अवश्यंभाविता की आड़ में लेखक अथवा कृतिकार के संवेदनात्मक उद्देश्यों अथवा कृति की मूल आत्मा को ही नजरअंदाज कर देना यह भी सही नहीं कहा जा सकता। परंतु हिंदी कथा साहित्य पर बनी फिल्मों के संदर्भ में देखें तो चाहे अनचाहे स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही है। प्रेमचंद की महान कृति गोदान और पर बनी फिल्म आप देखी होगी तो यह दिखाई देता है कि उस गोदान फिल्म के रूपांतरण के समय भी ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ध्यान में आता है कि वहां भी उसके संवेदनात्मक उद्देश्यों की रक्षा नहीं हुई है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि गबन, हीरा मोती, सदगदी ऐसी तमाम कलात्मक ढंग से फिल्में बनाई गई जो काफी हद तक प्रेमचंद की रचनाओं की मूल आत्मा की रक्षा करती हुई दिखाई देती है जिसमें, और वो व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। लेकिन फिर भी यह प्रश्न, यह संकट तो है ही। और एक जरूरी बात जो कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि किसी साधारण रचना के आधार पर तो कई बार बेहतरीन फिल्म बनाई गई, लेकिन ठीक इसके विपरीत किसी असाधारण कृति पर बेहतरीन फिल्म निर्माण की स्थिति कम ही देखने को मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो असाधारण कृति होती है उस कृति के बारे में पाठकों की धारणा भी असाधारण होती है। उसके चरित्र, उसके संवाद, उसकी स्थितियां व्यक्ति के मानस पटल पर इस प्रकार से मौजूद होता है पहले से कि वह फिल्म में जब उस प्रकार की आदर्श परिस्थितियां, आदर्श दृश्य नहीं देखता है और वह उसके बिंब से मेल नहीं खाता है तो उसकी रुचि विकृत होती है परिष्कृत होने की जगह, और ऐसे में उस फिल्म की विफलता का आधार निर्मित होने लगता है।
तो आवश्यकता इस बात की है कि मूल अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए रचना की अंतर्वस्तु में परिवर्तन किया जाए फिल्म निर्माण के दौरान, और उन्हें दृश्यों के ऐसे संयोजन का रूप दें कि फिल्म देखते हुए मूल रचना का अर्थ ही उसे प्राप्त हो, लगभग मूल रचना का अर्थ उसे प्राप्त हो। यदि वह मूल रचना को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसमें निहित संदेश और फिल्म के संदेश में अंतर आ जाता है, तो ऐसी फिल्म को एक स्वतंत्र रचना समझा जाना चाहिए। अब यह भी एक प्रश्न है कि सारी रचना के आधार पर बनी फिल्म उसका रूपांतरण ही नहीं है। कई फिल्में उससे प्रेरित हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं, उस पर आधारित हो सकती हैं, लेकिन जो फिल्म रूपांतरित होकर आएगी, जिसको उस फिल्म का रूपांतरण कहा जाएगा, कम से कम वहां तो कृति की आत्मा, उसके संवेदनात्मक उद्देश्यों की रक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण है ही। तो यह जरूरी है कि रूपांतरण के सार्थक प्रयास उस फिल्मकार के लिए ही संभव है जो साहित्यिक कृति की संरचना को समझते हुए उसे फिल्म की संरचना में पुनः सृजित करने की योग्यता रखता हो। और इसके लिए मैंने जैसे कि कहा पहले भी कि यह तभी संभव है जब वह साहित्यिक संवेदनाओं से सुपरिचित हो। तो साहित्यिक संवेदनाओं से सुपरिचित फिल्मकार बहुत अधिक व्यावसायिक दबाव और आग्रह के बिना जब फिल्म बनाता है तो अपने कौशल से फिल्म निर्माण संबंधी अपने ज्ञान और उसकी क्षमता से वह एक श्रेष्ठ फिल्म के साथ हमारे सामने आता है और फिल्म सफल रूपांतरण के रूप में सामने आती है। इसी प्रकार कृति के आधार पर जब पटकथा निर्माण किया जाता है तो समस्या वहां प्रारंभ में तो पटकथा निर्माण ही करना होता है, तो उस समय भी समस्या सामने आती है। पटकथा ऐसी विधा या कहानी है जो फिल्म के माध्यम से दिखाई जाने के लिए लिखी जाती है। पटकथा मतलब पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी जाने वाली कथा। हम कह सकते हैं कि पटकथा साहित्यिक होने से बढ़कर दृश्य और श्रव्य होती है। पटकथा लेखक शब्दों की जगह उन बिंबों को लिखता है जो देखे जाएंगे, उन ध्वनियों को लिखता है जो सुनी जाएंगी, और इसके साथ साथ इसमें उन नाटकीय स्थितियों का वर्णन मिलता है जिनसे पाठक तादात्म्य स्थापित कर सके। वस्तुतः पटकथा लेखन एक कौशलपूर्ण कार्य है जो पटकथा लेखकों से विशेष कुशलता की मांग करती है, और इस क्षेत्र में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक क्षमता, व्यावहारिक दक्षता का योग अत्यंत आवश्यक है। पटकथा लिखते समय पर्दा माध्यम, मैंने कहा कि एक भिन्न माध्यम है, तो पर्दा माध्यम, फिल्म माध्यम के जो प्रमुख तत्व हैं उसको भी ध्यान में रखना होता है, केवल कहानी को ध्यान में नहीं रखना होता है। जैसे कि बजट, अभिनय, छायांकन, स्थान, वातावरण, दर्शकों की मानसिकता, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर पटकथा लिखनी होती है। और जब साहित्यिक कृति के आधार पर पटकथा लिखी जाती है तो हर बार नई नई समस्याएं उपस्थित होती है, और प्रत्येक नई साहित्यिक कृति रूपांतरण संबंधी नई समस्या लेकर सामने आती है, क्योंकि वह समस्या उस कृति के भीतर से पैदा होती है। जिस प्रकार की रचना है, जिस प्रकार की कृति है, और फिल्म माध्यम में रूपांतरण के लिए जो उसकी क्षमता, उसकी ताकत, उसकी सीमाएं, उसकी संभावनाएं हैं, उससे ही वह समस्या जन्म लेती है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक निश्चित समस्या है, बल्कि हर नई रचना के रूपांतरण के समय कुछ नई नई प्रकार की समस्याएं उपस्थित होती हैं, खड़ी होती हैं, और इन समस्याओं का समाधान पूर्णतया पटकथा लेखक की योग्यता और कौशल पर ही निर्भर करता है। साहित्यिक कृतियों के रूपांतरण के क्रम में महान से महान फिल्मकारों को भी विशिष्ट प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और साहित्यिक कृतियों के आधार पर पटकथा लेखन में कृति का अपना स्वरूप और चरित्र बेहद महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर तय होगा कि पटकथा कैसे लिखनी है। इसके साथ यह जानना भी जरूरी है कि कहानी के आधार पर पटकथा लेखन की अपनी समस्या है और उपन्यास के आधार पर पटकथा लेखन की अपनी समस्या है। कहानी के आधार पर पटकथा लिखते समय प्रायः कहानी में बहुत सी नई घटनाओं, संवादों, पात्रों आदि की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि 2-4 पृष्ठों की कहानी पर कोई 2-2.5 घंटे की फिल्म का निर्माण संभव नहीं है। मूल कहानी में यह संशोधन, संवर्धन करते हुए इस बात का ध्यान रखना होता है कि एकान्विति भी बनी रहे और साथ ही उसमें विस्तार भी हो जाए। नई घटनाओं की परिकल्पना करना अथवा 2-4 नए पात्र जोड़ देने से इतनी समस्या नहीं आती जितनी इस बात से आती है कि कहानी का मूल उद्देश्य ही बदल जाए। अब अगर हम उपन्यास की ओर देखें तो कहानी पर फिल्म बनाते समय और उपन्यास पर फिल्म बनाते समय, पटकथा लिखते समय 2 भिन्न प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है।
कहानी पर लिखते समय जहां बहुत सारे प्रसंगों को, संदर्भों को जोड़ना पड़ता है, घटनाओं को, पात्रों को, वहीं जब हम उपन्यास पर फिल्म बना रहे होते हैं तो निर्ममता पूर्वक बहुत सी चीजें निकालनी पड़ती है। फिल्म की सीमित अवधि को ध्यान में रखकर केवल प्रतिनिधि घटनाओं को ही स्थान देना आवश्यक होता है और बहुत सारे पात्र, बहुत सारे विस्तार और उसके अलग अलग प्रसंगों और संदर्भों को छोड़ करके फिल्म बनानी होती है। तो यहाँ आवश्यकता इस बात की होती है कि वह व्यक्ति सक्षम हो कि किन प्रसंगों को लेना है और किन प्रसंगों को छोड़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर फिर वही बिखराव की, एकान्विति की समस्या आ सकती है। दरअसल सिनेमाई रूपांतरण के क्रम में कथा में परिवर्तन की आवश्यकता भी उस कथा से निकलती है। यह बात मैंने पहले भी कही है। जैसे कि सत्यजीत रे जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी बनाए, तो उन्होंने जहां इतिहास बोध, कथा में व्याप्त संकेत, ब्यौरे, समकालीन सामाजिक परिस्थितियों आदि के अनुरूप आवश्यक बदलाव किए। जो इतिहास बोध था उसका, जो उसमें ब्यौरे दिए गए थे, जो संकेत दिए गए थे, उनसे चीजें डेवलप की, विकसित की और बहुत सारे परिवर्तन किए, बदलाव किए। और मैंने पहले ही कहा कि यह बदलाव फिर वो सदगति में नहीं लेते हैं। तो ऐसा कथा की अपनी संरचना के कारण होता है। तो किसी भी रचना के सिनेमाई रूपांतरण के समय उसमें होने वाले परिवर्तन को माध्यम की भिन्नता के कारण को ही परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना चाहिए। और एक बात और कि हर बार रचना में नकारात्मक क्षति ही हो रूपांतरण के क्रम में, यह जरूरी नहीं है कि परिवर्तन से हर बार नकारात्मक क्षति भी हो, यह जरूरी नहीं। क्षति जरूर होती है रचना की, लेकिन वह क्षति यदि सकारात्मक है, जो रचना में कही गई बात को और अधिक प्रभावशाली ढंग से सामने लाती है, तो वह सकारात्मक क्षति है। और ऐसे सकारात्मक क्षति उस फिल्म को और बेहतर बनाते हैं, और लोकप्रिय बनाते हैं, और सफल बनाते हैं। तो केवल परिवर्तन रचना के संवेदनात्मक उद्देश्यों को न पकड़ पाने का कारण नहीं है। परिवर्तन किस प्रकार का किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। दरअसल कृति की फिल्म से तुलना की सीमा का एक पक्ष यह भी है कि रचनाकार वह लिखता है जो वह लिखना चाहता है, जबकि पटकथा लेखक या फिल्मी लेखक वह लिखता है जो फिल्मकार उससे लिखवाना चाहता है। कृति को आधार बनाकर फिल्म बनाने की प्रक्रिया में जहां यह फायदा है कि पटकथा के ढांचे के लिए फिल्मकार को एक पकी पकाई कहानी फिल्म मिल जाती है, और एक कथाकृति में ऐसी सहज सामग्री के साथ, उस कथाकृति की सहज सामग्री के साथ फिल्म बनाना उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन उस कृति के संवेदनात्मक उद्देश्यों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए पटकथा लेखन बहुत ही जटिल है। यही कारण है कि कई बड़े फिल्मकार भी इस दिशा में हाथ आजमाने से परहेज बरतते रहे, और कुछ ऐसे फिल्मकार भी हुए जिन्होंने इस पर फिल्म बनाई लेकिन अपनी इच्छा से परिवर्तन किया, अपनी आवश्यकता, अपने दृष्टिकोण के अनुरूप उसमें बदलाव किया, और यह बदलाव इतना था कि वह मूल कहानी रही नहीं गई। तो फिर वो उस पर आधारित, उस पर प्रेरित दूसरी फिल्म बन गई, और उसको दूसरे पाठ के रूप में ही लेना चाहिए। तो इसी तरह से पटकथा लेखन के साथ ही देश काल, वातावरण और परिवेश को किस प्रकार से चित्रित करना है फिल्म में, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि फिल्म एक चाक्षुष माध्यम है। इसलिए कृति में व्यक्त शब्द को आधार बनाकर उसका चाक्षुष बिंब उपस्थित करना फिल्मकार का प्राथमिक दायित्व है, और यही दायित्व उसकी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि फिल्म में चीजों को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। वहां बिंब महत्वपूर्ण है, जीवन से कहीं अधिक गुना स्पष्ट है। वहां कैमरा, तकनीक आदि के सहारे, क्लोजअप वगैरह के जरिए चीजों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वह ठोस भौतिक रूप में हमें दिखाई देता है, और उसमें अपनी कल्पना का बहुत ज्यादा अवकाश नहीं होता है। कृति की भांति उसमें बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो पटकथा उन देश काल, वातावरण, परिस्थितियों के हिसाब से दृश्यों की रचना करता है और ठोस दृश्य वहां उपस्थित करता है, जिससे कि उस दौरान का सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश पूरी तरह से सामने आ जाए, वह फिल्म उतना ही ज्यादा सफल होता है, उसकी संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है। किंतु यह सरल कार्य नहीं है, क्योंकि युग विशेष का विश्वसनीय ढंग से चित्रण करने के लिए यह जरूरी है
कि उस युग की संस्कृति अर्थात भाषा, बोली, वेशभूषा, केश सज्जा, ऐसे तमाम चीज़ों का गहराई से अध्ययन करना होता है, तभी जाकर उस काल का सही सही पुनर्सृजन किया जा सकता है, हो पाता है। लिखी गई भाषा और बोली जाने वाली भाषा में एक बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को मिटाने के लिए फिल्मकार को इनमें परिवर्तनों का सहारा लेना होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस देश काल, उस वातावरण, उस परिवेश को कितनी जीवंतता के साथ वह यहाँ प्रस्तुत कर पाया। एक और समस्या चरित्र के संबंध में है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसके चरित्र को लेकर व्यक्ति, पाठक के मन मस्तिष्क में पहले से ही एक बड़े चरित्र के रूप में उसका बिंब उसके मस्तिष्क पर मौजूद है, और फिल्म में अगर चरित्र को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया, उस स्तर से पर नहीं रखा गया, उस स्तर से उसको प्रस्तुत नहीं किया गया, तो फिर पाठक की रुचि उससे बिगड़ती है, उसे वह बुरा लगता है और उसकी आलोचना करता है कि इस कैरेक्टर के साथ ठीक ठीक न्याय नहीं हुआ। तो यह जरूरी है कि चरित्रों को ठीक ढंग से वहां प्रस्तुत किया जाए, उसी ढंग से, उसी स्तर से, उसी तल पर जिस तल पर उस कहानी में कहा गया, या यूं कहें कि उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर, क्योंकि फिल्म माध्यम में इसकी संभावना भी है कि उसको और अधिक बेहतर ढंग से वहां दिखाया जा सके। फिल्मकारों के लिए इस समस्या की शुरुआत पात्रों अथवा चरित्रों के चयन से ही होने लगती है। कृति में वर्णित चरित्र को अपने बेहतरीन अभिनय क्षमता से जीवंत और अमर कर देने वाले पात्रों का चयन करना फिल्मकार का पहला बड़ा दायित्व है। यही कारण है कि साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों के लिए प्रायः गंभीर अभिनय करने वाले पात्रों अथवा कलाकारों का ही चयन किया जाता है। मतलब अभिनय महत्वपूर्ण होता है, वहाँ चरित्र ठीक से सामने आए, इसके लिए जरूरी होता है कि अभिनय क्षमता में दक्ष व्यक्ति को ही वह चरित्र निभाने के लिए दिया जाए। मतलब महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ अभिनेता महत्वपूर्ण हो जाता है, स्टार नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी पौराणिक कथाओं के आधार पर रचनाएं की जाती है, उन रचनाओं के आधार पर बनी फिल्मों में चरित्र पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। तो चरित्र का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपने देखा किस प्रकार से महाभारत या रामायण सीरियल अभी देखा, किस प्रकार से चरित्रों का चयन किया गया और चरित्रों ने किस प्रकार से लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ा। तो चरित्र महत्वपूर्ण है, इसलिए बेहतरीन चरित्र का चयन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, पक्ष है, और उसके बिना किसी रचना की सफलता, रचना का सही रूपांतरण नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कृति की आत्मा अथवा उसके संवेदनात्मक उद्देश्यों की रक्षा, कृति के आधार पर पटकथा लेखन, देश काल वातावरण की रक्षा, उसका प्रस्तुतिकरण, चरित्र को सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में, सही रूप में सामने लाना, और एक और प्रश्न संप्रेषणीयता का प्रश्न है कि फिल्म संप्रेषित हो जाए लोगों तक। संप्रेषित होना जरूरी है। जो फिल्म जितना ज्यादा संप्रेषित होगा वह उतना ही सफल माना जाएगा। संप्रेषणीयता का गुण होना उसमें जरूरी है। तो इन तमाम समस्याओं से पार पाने के लिए यह जरूरी है कि फिल्मकार जो उस कृति पर फिल्म बनाने जा रहा है उसमें फिल्म माध्यम की समझ तो हो ही, वह फिल्म माध्यम की व्यापक समझ तो रखता ही हो, लेकिन उसके साथ ही यह भी जरूरी है कि वह साहित्यिक संवेदनाओं से सुपरिचित हो और साहित्यिक कृतियों के मर्म तक पहुंचने की क्षमता रखता हो। तब जाकर के अपने फिल्म संबंधी ज्ञान, कौशल और विवेक के आधार पर उसका उपयोग करते हुए वह उस कृति का सही सही रूपांतरण कर पाएगा। और जो फिल्मकार इस तरह से फिल्म बनाता है, साहित्यिक रचनाओं के आधार पर फिल्में बनाता है, उसका रूपांतरण करता है, वह बेहद सफल होता है। और जो बिना इसके साहित्यिक रचना का रूपांतरण करना चाहता है वह रचना के साथ तो न्याय नहीं कर पाता है, अपनी गर्दन भी कटवाता है, अपने सर भी विफलता ओढ़ने के लिए मजबूर होता है, और इस प्रकार से एक असफल रूपांतरण लेकर लोगों के सामने आता है। तो साहित्य और सिनेमा की पारस्परिकता और उसके रूपांतरण के संबंध में मुझे 1 घंटा लगभग बोलना था, और वह समय भी हो रहा है, और मोटे तौर पर जो प्रमुख बातें मुझे कहनी थी वो आ गई इसमें। इसलिए मैं एक बार अपनी बात को यहीं पर विराम दूं। उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, जुड़े। मैं बहुत सारी टिप्पणियाँ यहाँ देख रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न भी हैं, बहुत सारी टिप्पणी भी है, सार्थक टिप्पणी है, महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और उन टिप्पणियों को पढ़कर, जानकर, समझकर मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। मैं निश्चित रूप से उन सब को
देखने के बाद आपसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करूंगा और उस पर चर्चा भी करूंगा। बहुत सारे परिचित लोग जो हमसे जुड़े, राहुल रंजन जी, विनीता कामरी जी, अनिल गोयल जी, आशु गौतम, जितेंद्र शुक्ला, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से मुनीस जो कि मेरा विद्यार्थी भी रहा, प्रभांशु हमारे साथी, अलका सिन्हा जी जिनसे आज का नहीं बहुत पुराना संबंध है, बहुत सारा काम हम लोगों ने साथ साथ किया, अभी भी कर रहे हैं, शुभम और शुभम के साथ चेतन चर्चित जो कि प्रसिद्ध हास्य कवि है, और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग, जितेंद्र शुक्ला, आप सब लोगों ने, विनीता जी ने कई टिप्पणियां लिखी है, मैं देख नहीं पाया अपने बोलने के रौ में। अक्सर यही होता है कि जो बोल रहा होता है वो दूसरों की कम सुनता है, ये खामी है। मैं इसको दूर करने का प्रयास करूंगा और इसके लिए यही करूंगा कि आपकी टिप्पणियों को पढ़कर निश्चित रूप से उस पर अपनी राय दूंगा, आपसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा। अनिल गोयल जी ने लगातार अच्छी अच्छी बातें कही हैं, अच्छी अच्छी टिप्पणियां की हैं, उन्होंने कई बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसको आगे से मैं जोड़ कर अपने साथ उसको, अपने ज्ञान को और ज़्यादा विस्तार भी कर सकता हूं, और इस विषय पे जब कभी आगे बोलूंगा तो उसमें भी बहुत उपयोगी होगा। इसी प्रकार अनंत मिश्रा और बहुत सारे साथी, प्रगति हमारी स्टूडेंट रही है, साथी नीरज भैया जो जब से मैं दिल्ली में हूँ तब से उनसे परिचय है, संबंध है, जावेद, सारांश जैसे विद्यार्थी, मनी, सब लोग, आप सब लोगों का, शताक्षी, प्रगति, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी टिप्पणियां दी है, मैं इसको देखता हूं, कुंदन भैया। तो एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। कोरोना काल में हम सब लोग अपने अपने स्तर पर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक बेहतरीन मंच, फोरम बना है, जिसके जरिए व्यक्ति रचनात्मकता को बनाए और बचाए रखने की कोशिश में है। और जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं, उस जद्दोजहद के बीच भी हमारे बीच जो, हमारे भीतर जो वो अनहद का भाव है, इस जद्दोजहद और उस अनहद के बीच संतुलन और समन्वय का भाव बना रहे, उसको बनाए रखें, उसको बचाए रखें। इसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने को सकारात्मक बनाए रखें, रचनात्मक बनाए रखें, और आने वाले दिनों में देश और समाज को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने की दिशा में अपना सहयोग दें, योगदान दें। एक अनुशासित जीवन जीने का निर्देश यह बीमारी हम सबको दे गया है। और भले आइसोलेशन अभी बड़ी चर्चा में है, लेकिन सामाजिक साझेदारी की आवश्यकता पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। सामाजिक और सामुदायिक साझेदारी का महत्व और उसकी आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई है, और उस सब को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और आने वाले दिनों में एक सुंदर, एक बेहतर दुनिया, बेहतर समाज का निर्माण होगा। हमारे जीते जी आज से पहले, अभी से पहले की एक दुनिया थी, और आने वाली दिनों में एक दूसरी दुनिया होगी, जिसमें हम लोग जीने की कोशिश करते, सब लोग करेंगे, बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करेंगे। तो एक नई दुनिया में जीना भी है, और इस नई दुनिया को बनाने का दायित्व भी हम लोगों पर है। हम सब लोग मिलकर इस नई दुनिया को बनाने में भी अपना योगदान देंगे, और इसी प्रकार गाहे बगाहे समय समय पर, कभी कभार यूं ही सोशल मीडिया के जरिए और स्थिति सामान्य होने पर आपस में भी मिलजुल कर बातचीत करते हुए कई सारी महत्वपूर्ण बातें करेंगे, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, और एक दूसरे की रचनात्मकता को सराहेंगे, संभालेंगे, और उससे सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सबका एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, या मुझे इस भ्रम को बनाए रखने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित रहे कि मुझे लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबका एक बार पुनः आप सबको आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और तर्पण पत्रिका के इस पेज पर मुझे लाइव के लिए आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं जनमंथन को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं, नमस्कार।